शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में साथियों हम बात करेंगे बाल विकास सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। समस्त न्यू सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग 30 प्रश्न आएंगे। 30 प्रश्न में आप लोगों के कितना स्कोर है, कितना फीडबैक है, सभी लोगों को कमेंट करना है जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। इसके पहले भी पहला प्रैक्टिस सेट अदर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गए हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसका आई बटन पे आपको मिल जाएगा। सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली हैं। तो पहला प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बाल विकास से तात्पर्य क्या होता है? केवल बालकों का विकास, केवल बालिकाओं का विकास, बालक एवं बालिकाओं दोनों का विकास, या बच्चों के माता पिता का लालन पालन में रुचि का विकास होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि बाल विकास से तात्पर्य क्या होता है। बाल विकास से तात्पर्य होता है बालक एवं बालिका दोनों का विकास, किसी पर पक्षपात नहीं करना। ठीक है, क्योंकि बाल विकास के अंतर्गत अबोध बच्चों के लालन पालन के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आप लोगों का डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चा माँ का दूध पीकर क्या प्राप्त करता है? अपनी क्षुधा शांत करता है, पौष्टिक आहार और निरोगता प्राप्त करता है, प्यार प्राप्त करता है, या नींद और स्वास्थ्य प्राप्त करता है? इसी प्रकार के आपके सी टेट, यूपी टेट, टीटी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चा माँ का दूध पीकर क्या प्राप्त करता है? आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, आप सभी लोग जानते हैं बच्चा जो होता है कहीं ना कहीं माँ का दूध पे पौष्टिक आहार और निरोगता को प्राप्त करता है, क्योंकि निरोगता देने वाला तथा माँ के हृदय का स्पंदन देता है जो माँ का दूध होता है। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है आप लोगों के स्क्रीन पर है कि एक दबंग माता पिता का बच्चा आपकी कक्षा में है, और अक्सर इस प्रकार के प्रश्न सी टेट, यूपी टेट में पूछे जाते हैं। तो एक दबंग माता पिता का बच्चा आपकी कक्षा में है और वह प्राय दूसरे बच्चों से अनायास उलझकर उनकी चीज़ें तोड़ता है, तो आप उस प्रकार के बच्चों के व्यवहार को संयत कैसे करेंगे? आप ऐसे असमान व्यवहार को प्रधानाचार्य के सामने लाएंगे, आप बच्चों को अनुशासित करने का प्रयास करेंगे, समानता के व्यवहार को संयत करेंगे, आप बच्चों के डायरी में लिखकर माता पिता के संज्ञान लाएंगे, या इस बच्चे की पैतृक विरासत छोड़ देंगे? तो एक शिक्षक रूप में, एक अध्यापक अध्यापिका के रूप में क्या करना चाहिए जब एक कोई दबंग माता पिता का बच्चा आपकी कक्षा में पढ़ रहा हो? आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे। जब आप पढ़ाने जाएंगे, आपकी कक्षा में ऐसे बच्चे होंगे जिनके माता पिता दबंग होंगे, वह प्राय एक दूसरे से अनायास उलझकर उनकी चीज़ों को तोड़ता है। तो इस प्रकार के बच्चे का व्यवहार आप कैसे संयम करेंगे, कैसे शांत करेंगे? इस प्रकार के बच्चों के लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ा होता है कि बच्चों को अनुशासित करने का प्रयास करना चाहिए। पहले तो खुद प्रयास करना चाहिए और समानता के व्यवहार को संयत करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। पेडागोजी बहुत अच्छी होती है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र जो अच्छे तरीके से समझ गया वो उसका सिलेक्शन आसान होता है। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? जीन पियाजे जी, मैकडूगल, पाउलो स्किनर। अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? जीन पियाजे जी, मैकडूगल, ईपी पाउलो स्किनर। ये चार ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, इन चारों से एग्जाम में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। तो जीन पियाजे जी तो सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। जी हाँ साथियों, जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? जीन पियाजे जी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह भी प्रश्न सीटीटी में आया हुआ प्रश्न है कि सीखने के अंतर्जस सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? जीन पियाजे जी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, थॉर्नडाइक या वाइगोस्की? सभी लोग बताइएगा। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा देने की बात की जा रही, क्या आपको पता है किसने बढ़ावा दिया है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने दिया है। जी हाँ साथियों, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने किया था। अगर एग्जाम में आता है तो ये चीज़ें आपसे ऑलरेडी बननी चाहिए। कोहलर, अगर सन पूछा जाए तो 1917 में। कब किया था कोहलर ने? 1917 में चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न भी पूछा गया कि अभिप्रेरणा शिक्षा का महापथ है,
इस कथन से क्या तात्पर्य होता है? अभिप्रेरणा सीखने के लिए पहली शर्त और वास्तविक आयु होती है। अभिप्रेरणा शिक्षण की सुहागता के लिए उर्वर भूमि तैयार करता है। या अभिप्रेरणा से बच्चा भयमुक्त हो जाता है। या अभिप्रेरणा से बच्चे में कौतूहल जागृत होती है। अभिप्रेरणा शिक्षक का महापथ है और इसका तात्पर्य यही होता है कि अभिप्रेरणा जो होती है शिक्षण की सुहागता के लिए उर्वर भूमि तैयार करती है। जैसे हमें खेती कृषि करना हो तो उर्वरक भूमि तैयार की जाती, उसी प्रकार अभिप्रेरणा होती जो शिक्षण के लिए आपका उर्वरक का तैयार करती है। उर्वरक एक भूमि यानी एनर्जीफुल आपका नेचर क्रिएट करती है। अगला, दृष्टिहीन बच्चों में कौन सी इंद्री जो है अधिक तीव्र होगी? हंसना, स्पर्श करना, बोलना या सूंघना। जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता उनके लिए इंद्री जो है सबसे अधिक तीव्र कौन सी हो सकती है? सभी लोग बताइएगा। तो उनके लिए इंद्री कौन सी होगी? स्पर्श करना सबसे ज़्यादा तीव्र हो जाता है, क्योंकि अधिकतर जो है स्पर्श करके वो सारी चीज़ें महसूस करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। सभी कमेंट कीजिए। 5 सेकंड के लिए सभी को वक्त दिया गया है, समय दिया गया है। इस प्रश्न का जवाब सभी को देना है। चलिए, फाइनली कमेंट आ चुका है आप सभी लोगों का। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो स्किनर की बात करेंगे। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया है? अक्सर पूछा जाता है। स्किनर ने ही चूहों पर प्रयोग किया है। किस पर? चूहे पर प्रयोग करने वाले और कोई नहीं, आपके स्किनर मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न साथियों, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्ध का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य या क्षीण बुद्धि। तो टर्मन के अनुसार बुद्धिलब्ध का वर्गीकरण आपका अगर देखा जाए तो 90 से 100 यहाँ पे पूछा जा रहा है। कितना पूछा जा रहा है? टर्मन के अनुसार बुद्धिलब्ध 90 से 100 जो होंगे, अगर कोई भी बालक बालिका 90 से 100 टर्मन के अकॉर्डिंग उसकी बुद्धिलब्ध है तो वह किस में आ जाएगा? सामान्य बुद्धि में आ जाएगा। समान बुद्धि होती है 91 से लेके 110 के बीच समान बुद्धिलब्ध होती है। जो मंद बुद्धि दिया गया है तो मंद बुद्धि के लिए 81 से 90 मंद बुद्धि माना गया है। श्रेष्ठ बुद्धि अगर पूछी जाती है तब आप क्या करेंगे? श्रेष्ठ बुद्धि जो होती है वह कहीं ना कहीं 130 से अधिक होती है। समान बुद्धि 90 से 100। और जो क्षीण बुद्धि कहलाती है 70 से कम जो होती है वह क्षीण बुद्धि कहलाती। ठीक है, सभी लोग समझ गए? बढ़ते अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा जो सीखने का नियम नहीं है? तो हमने तो पढ़ा है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, लेकिन तनाव का नियम हमने नहीं पढ़ा है। और आपको पता है थॉर्नडाइक के 3 नियम है, TPA। थॉर्नडाइक के 3 नियम है, TPA। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, TPA याद रखिएगा। अगला प्रश्न, छोटे बच्चों की रुचि किस प्रकार से परिवेश में होती है? अक्सर आप बच्चों को देखते होंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो रुचियां होती हैं, इंटरेस्ट जो होता है, किस प्रकार के परिवेश में होती है? पारिवारिक, पड़ोसी, स्कूली या कार्टूनों की? तो बच्चे अक्सर आप देखते होंगे, छोटे बच्चे कार्टून देखते हैं, स्कूल जाने के भी इच्छुक होते हैं, आस पड़ोस में खेलने के लिए होती है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग पारिवारिक परिवेश। जी हाँ साथियों, छोटे बच्चों के लिए रुचि किस प्रकार से परिवेश में होती है? जो पारिवारिक परिवेश होता है, क्योंकि परिवेश पूछा गया है तो पारिवारिक परिवेश जो होता है वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पर बच्चे 3 से लेके 5 वर्ष तक की प्रारंभिक पाठशाला परिवार से ही होती है। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ठीक है, आदि के परिवेश से स्वयं से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। गणित संबंधी समस्या की अगर बात करते हैं, अक्सर पूछा जाता है, गणित संबंधी को डिस्कैल्कुलिया बोलते हैं। ठीक है, बोलने संबंधी डिस्पेक्सिया बोला जाता है। तो जो ये विकार हैं, विकारों से प्रश्न आएगा तो ऑलरेडी आने वाले क्लास में जो समस्त विकार के टॉप 50 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं उन सभी को करने वाले हैं। CC में कितने फॉर्मेटिव असेसमेंट की व्यवस्था होती है?
तो सीसी में कुल टोटल 4, कितने की होती? 4 की होती है। इसका पूरा नाम सतत विस्तृत मूल्यांकन होता है, सीसीई। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2007 में। सीसी की शुरुआत 2007 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई द्वारा की गई थी। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि से प्रश्न पूछा जाता है। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए। किसने बताए? हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। पहला, तार्किक गणितीय बुद्धि। तर्क करने और गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता को तार्किक गणितीय बुद्धि कहते हैं। भाषिक बुद्धि, भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता को भाषिक बुद्धि कहते हैं। फिर अगला है शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। शरीर को नियंत्रित करने और शारीरिक गतिविधियों को कुशल होने की क्षमता को हम शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि कहते हैं। अब एग्जाम में डायरेक्ट इनसे एग्जाम्पल्स पूछा जाएगा, इसलिए हम पूरा डिटेल से बता रहे हैं। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, दूसरों की भावनाओं और इच्छाओं को समझने की क्षमता को अंतर व्यक्तित्व बुद्धि बोलते हैं। व्यक्तित्व बुद्धि किसे बोलते हैं? अपनी भावना, सोच, प्रेरणाओं को समझना। व्यक्तिगत व्यक्तित्व बुद्धि, तो प्रश्नों पर ही उत्तर दिया गया है, केवल हमें समझने की जरूरत है। संगीत परक बुद्धि मतलब संगीत, लय, ताल की समझ को उपयोग करने की क्षमता संगीत हो जाती है। आई की स्कोर श्रेणियां पूछी जाती है। 130 से अधिक अत्यंत उच्च बुद्धिलब्ध प्रतिभाशाली होते हैं बच्चे। 120 से 129 उच्च बुद्धि होती है। 110 से 119 औसत से उच्च की बुद्धि की ओर होती है। और औसत से नीचे 80-90 बोला जाता है। और 90 से 109 औसत बुद्धि बोला जाता है। अक्सर दो चीज़ें पूछी जाती है, औसत से उच्च कितना होगा? तो 110 से 119 पे जाना है। अगर औसत से नीचे पूछा जाए तो 80 से 90। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों को सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है? बाल साहित्य, खेल, वातावरण या राष्ट्रीयता का? सभी लोग बताइए। 5 सेकंड सभी को वक्त दिया गया है। जी हाँ, कमेंट आ चुका है। तो बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है? वह होता है खेल, क्योंकि सामाजिक का जो विकास होता है, खेल विधि द्वारा बच्चे का सामाजिक विकास अत्यंत सकारात्मक रूप से होगा, पॉजिटिव रूप में होता है, क्योंकि खेल की शिक्षण विधियों द्वारा बाल की मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है। तो बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास जो है खेल विधि द्वारा होता है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है? तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अगर मुख्य स्थान देखा जाए तो बालक का ही होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि छात्रों के निर्देशन प्रदान करने के लिए कितनी विधियों का प्रयोग किया जाता है? 2, 3, 4, 5। क्या करना है? छात्रों को निर्देशन प्रदान करना है। तो निर्देशन प्रदान करना है तो कहीं ना कहीं आपकी 2 विधियां बहुत जरूरी होती, एक व्यक्तित्व संपर्क विधि और दूसरी होती है सामूहिक। एक कौन होती? व्यक्तित्व संपर्क विधि और दूसरी होती सामूहिक विधि। ठीक है, सभी लोग समझ गए। क्रोध व जो भय है किस प्रकार हैं? तो मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। इन 14 संवेगों से एक प्रश्न तो आता ही आता है। जो टोटल आपके 14 संवेग है ना, 14, इसमें से आपके एग्जाम में पेपर, ठीक है, ये प्रश्न जो है पूछा ही जाता है अक्सर। ठीक है ना, तो हम बढ़ रहे थे अभी संवेग की तरफ। तो चलिए, मैकडूगल की बारी है। और क्रोध और भय प्रकार जो पूछा गया, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां कितनी हैं, कितने संवेग बताए हैं? तो टोटल 14 संवेग मैकडूगल ने बताए हैं। और 14 संवेगों में से क्रोध व जो भय प्रकार कहलाता है, वह संवेग के प्रकार कहलाते हैं जिससे आंशिक प्रक्रियाएं होती। संवेग क्या है? एक आंशिक प्रक्रियाएं होती। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह सी-टेट में आया हुआ प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। कभी यूपी टेट में भी आया हुआ प्रश्न है। तो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट यह सीडीपी है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की जो प्रक्रिया कहलाती है,
उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने का निर्माण करने की प्रक्रिया है। एक गुड के अनुसार परिभाषा भी दी गई। गुड के अनुसार एक परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने का निर्माण करने की प्रक्रिया है। अगर एग्जाम में आता है परिभाषा स्टेटमेंट तो गुड के अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। 10 वर्ष के राहुल की मानसिक आयु 11 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? ये एक प्रश्न तो आना ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मानसिक IQ का फार्मूला होता है MA/CA। MA का मतलब होता है मेंटल एज, मानसिक आयु, करेंट एज जो वास्तविक आयु होती है। तो मानसिक आयु 11 वर्ष दी गई है, 11/10 कर दीजिए, क्योंकि 10 वर्ष का राहुल दिया गया है। मल्टीप्लिकेशन 100 कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 11 दाम 110 आ जाएगा। उसकी बुद्धिलब्धि कितनी हो जाएगी? 110 निकल के आएगी। और 110 बुद्धिलब्धि को किस कैटेगरी पर रखेंगे आपको हमें कमेंट करके बताना। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? जब भी अंतर्मुखी बहिर्मुखी की बात की जाती है, एक ही नाम आता है युंग। युंग जो है स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने गुणों के आधार पर व्यक्ति के 3 भागों में विभाजित किया। किसके आधार पर? गुणों के आधार पर इन्होंने 3 भागों में कर दिया। पहला अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। ठीक है, अक्सर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या कहलाती है? अब यहाँ पे आंतरिक दशा पूछी जा रही है ध्यान केंद्रित करने की, तो ध्यान केंद्रित की आंतरिक दशा रुचि कहलाती है। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है? देखिए, शारीरिक वृद्धि एक नियमित होती है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो शारीरिक वृद्धि विकास को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? अभिवृद्धि। क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय, एक निश्चित सीमा तक होती है और शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय और सीमा के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न है कि वृद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध होता है? बॉन्डिंग पूछा जा रहा है। तो किस प्रकार का होता है? धनात्मक रूप में होता है, क्योंकि वृद्धि और सृजनात्मक दोनों क्या है? पॉजिटिव हैं, दोनों क्रिएटिविटी है। श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के अंतर्गत दृश्य साधन, क्योंकि श्याम पट्ट केवल हम देख सकते हैं, श्याम पट्ट नहीं बोलता है। कौन सी शिक्षण पद्धति विज्ञान शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी नहीं? देखिए, विज्ञान शिक्षण के लिए जो अधिक उपयोगी होती है, समस्या समाधान होती है, आगमन निगमन होती है, प्रयोगशाला होता है। लेकिन जो सुकराती विधि है, यह शिक्षण पद्धति विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं होती है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थार्नडाइक, वर्नन, स्पीयरमैन, या इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि से 1-2 प्रश्न तो आना है, और बुद्धि से संबंधित एग्जाम में जो आपके पूछे जाते हैं उनको सभी को अच्छे तरीके से समझना है। और आप जानते हैं अधिगम स्थानांतरण के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने किया है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की संरचना 2 तत्वों से मिलकर होती है। कितने? 2 तत्वों से मिलकर होती है। पहला तत्व होता है सामान्य योग्यता कारक, जिसे हम जी फैक्टर बोलते हैं। दूसरा होता है विशिष्ट योग्यता कारक, जिसे हम स्पेशल फैक्टर बोलते हैं, एस फैक्टर। जी फैक्टर, एस फैक्टर आपने पढ़ा होगा, यह स्पीयरमैन की ही देन है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है? इवैल्यूएशन जो होता है, मूल्यांकन, ये आवश्यक क्यों होता है? आपको सोचिए, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। तो मूल्यांकन इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि बच्चों को जो शिक्षण प्रक्रिया है वह कितनी प्रभावी है, ये देखने के लिए इवैल्यूएशन और मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? मॉन्टेसरी, फ्रॉवेल, स्पेंसर, या इनमें से कोई नहीं। तो मॉन्टेसरी और फ्रॉवेल, ये दोनों कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इनमें सिमुलेशन पाई जाती हैं। फ्रेडरिक फ्रॉवेल ने शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। इस पद्धति के माध्यम से बच्चों को रचनात्मक, खेल और सामाजिक बातचीत के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है। मारिया मॉन्टेसरी इनकी पद्धति है। सामान्य से विशिष्ट की ओर प्रक्रिया में इनमें से कौन सी पद्धति होती है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, पठार, या इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जो पद्धति होती है कहीं ना कहीं वह निगमनात्मक होती है, क्योंकि सामान्य से विशिष्ट की ओर या नियम से उदाहरण की ओर होता है। और नवीन समस्याओं को हल करने के लिए यह विधि सर्वोत्तम होती है। अक्सर एग्जाम में आता है कि जो नवीन प्रश्न होते हैं, ठीक है, नवीन समस्याएं होती हैं, उनको हल करने के लिए सबसे बेस्ट विधि कौन सी होती है? तो हमारी निगमनात्मक विधि होती है। तो ये रहे साथियों हमारे टॉप 30 प्रश्न। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे
30 में से आप लोगों को क्या फीडबैक रहा, सभी लोगों को कमेंट करना, प्रत्येक ब्रदर एंड सिस्टर एंड टीचर्स का जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। मिलते हैं आपकी अगली क्लास पे। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।